सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग यहाँ पर योग रत्नाकर जो पढ़ रहे हैं उसमें अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत कल हम लोगों ने नाड़ी परीक्षा पढ़ा था। आज हम लोग मूत्र परीक्षा पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए आप लोग के स्क्रीन पे ये आ रहा है, ये बता रहे हैं मूत्र परीक्षा कैसे करना है और इसका फिर क्या सिग्निफिकेंस है। हम वैद्य लोग को जरूर अष्टविध परीक्षा करना चाहिए। हमारे पेशेंट जो रहते हैं तो वो इस उम्मीद में आते हैं कि हमारा डायग्नोसिस अच्छे से हो। मेरी आवाज आ रही होगी। तो मूत्र परीक्षा के लिए क्या बोला है कि अथाथ संप्रवक्ष्यामि मूत्रस्य च परीक्षणम येन विज्ञात मात्रेण रोग चिन्हम प्रकाश्यते। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि मूत्र परीक्षा की अथात संप्रवक्ष्यामि मतलब अब हम मूत्र परीक्षा कहते हैं जिसके ज्ञात होते ही रोगों का चिन्ह प्रकट हो जाता है। फिर क्या बता रहे हैं कि निशान्त्यायामे घटिका चतुष्टये उत्थाप्य वैद्यः कीलम रोगिणं च मूत्रम घृतम काचमये च पात्रे सूर्योदय तत् सततम परीक्षेत। इतना बढ़िया ये श्लोक है। इसका मतलब ये है कि मूत्र परीक्षा की विधि वैद्य रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 घड़ी रात्रि शेष रहते रोगी को उठाकर मूत्र करावे। ज्यादातर सभी को यूरिन लगता ही है रात को सोने के बाद और उसी मूत्र की परीक्षा करे और मूत्र को कांच के पात्र में रखे तथा निरंतर सूर्योदय होने पे परीक्षा करे, ऐसा बताया। तो ये मूत्र परीक्षा के लिए रात का जो अंतिम प्रहर है सूर्योदय के पहले का, उस टाइम पे ये मूत्र को एकत्रित करके और उसकी परीक्षा करने के लिए बोला है। तो उससे हमें सही सही डायग्नोसिस करने में इजी जाता है, ऐसा बताया। फिर बोल रहे हैं तस्या अद्य धारम परिहृत्य। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। फिर बोल रहे हैं तस्याद्य धारम परिहृत्य मध्य दारोद्भवम तत्परिधारयित्वा सम्यक परिज्ञाय गदस्य हेतुम उदया चिकित्सा सततम हिताय। जो मूत्र जो है उसके पहली धार को न रखे, मध्य धार को रख ले। स्टार्टिंग में जो आ रहा है वो नहीं लेना है, मिडल वाला लेना है। और उसी मूत्र की सम्यक परीक्षा करे और उससे रोग का कारण जाने।
तब रोगी का निरंतर हित चाहने वाला वैद्य चिकित्सा प्रारंभ करे, मूत्र परीक्षा करके। अब ये मूत्र कैसा होता है, हमको कैसे डायग्नोसिस करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि वाते च पांडुरम मूत्रम सफेनम कफरोगिणः रक्तवर्णम भवेत् द्वंद्वजे मिश्रितम भवेत् सन्निपाते च कृष्णम शायद देतन मूत्रस्य लक्षणम। मतलब ये बता रहे हैं कि वातादि भेद से मूत्र को हमें कैसे जानना चाहिए कि वात के प्रकोप से रोगी का मूत्र पांडु वर्ण का होता है, कुछ ऐसे फेंट टाइप रहता है। कफ के प्रकोप से फेन युक्त रहता है, झाग वाला रहता है। फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं ना जो बोलते हैं कि हमको झाग झाग जैसा यूरिन आ रहा है, उनमें कफ का प्रकोप रहता है। पित्त के प्रकोप से रक्त वर्ण का, रेड कलर का। और द्वंद्वज अर्थात दो दो दोषों के मिले रहने पर मिश्रित दो दो वर्ण का होता है। अगर वात पित्तज रहेगा तो वहां पे पांडु वर्ण भी रहेगा और रक्त वर्ण भी रहेगा। अगर वात और कफ वाला रहेगा तो पांडु वर्ण का भी होगा, फेन युक्त भी होगा। कफ और पित्त का होगा, फेन युक्त भी होगा, लाल रंग का भी होगा। और सन्निपात में मूत्र जो रहता है कृष्ण वर्ण का होता है, यही मूत्र का लक्षण है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, एक पेशेंट मंजिष्ठ में जैसा था, पूरा मंजिष्ठा के काढ़ा जैसा था। तो अलग अलग तरह के यूरिन के परीक्षा से हम लोग पेशेंट को देख सकते हैं। फिर बोल रहे हैं अन्यच्च परीक्षा विविधवत कार्या रोगी मूत्र से त्वतः तृणेन दापेत तैल बिंदुम तत्रातिलाग लाघवात विकासितम तैलमथासु मूत्रे साध्य स रोगी न विकासितम चेत स्यात् कश्च साध्य स्थलगे साध्यो नागार्जुनेन कृता परीक्षा। एक मिनट, मुझे एक कॉल आ रहा है, एक मिनट हो चाहिए। फिर ये बोल रहे हैं कि और भी परीक्षा कहते हैं कि वैद्य रोगी के मूत्र की विधि पूर्वक परीक्षा करे। मूत्र में तेल तृण से उठाकर बिंदु करके, अर्थात तेल की बूंद मूत्र जो परीक्षार्थ रखा है उसे छोड़े। वह अत्यंत लाघव होने से यदि मूत्र पर शीघ्र फैल जाए, मतलब क्या करना है कि थोड़ा सा तेल डालना है यूरिन के ऐसे ड्रॉप पे। अगर वो फैल जाए तो रोगी साध्य है, यदि नहीं फैले तो कष्ट साध्य है, और मूत्र तल में बैठ जाए तो असाध्य समझना चाहिए। मतलब मूत्र जो हमने जहाँ कलेक्ट किया है वहां पे तेल जो है ना, तेल का एक ड्रॉप डालना है। अगर वो फैल जाता है तो रोगी साध्य है, अगर नहीं फैलता है तो कष्ट साध्य है, और अंदर नीचे वो ग्रेविटी से तेल जो है ना वो अंदर चला जाता है तो असाध्य जाना चाहिए। ऐसे नागार्जुनादिक ने परीक्षा की है, ऐसा हमें करना चाहिए। आजकल कोई करता नहीं है लेकिन ये सब बताया गया है। चरपटतः, चरपटत ऋषि जो बोलते हैं, कुछ अलग ऋषि बोलते हैं कि नीलम च रुक्षम कुपिते च वायो पित्तारुणम तैल समम च पित्ते स्निग्धम कपे पल्लवल वारी तुल्यम निर्दोष न रक्तम रुधिर प्रकोपे। दूसरे आचार्य के मत से मूत्र लक्षण है कि वायु कुपित हुए मनुष्य का मूत्र नीला और रुक्ष होता है, पित्त कुपित हुए का पीत और अरुण तथा तेल के समान होता है, कफ कुपित में पिच्छिल और पल्लव पोखरी के जल के वर्ण का होता है, और रुधिर के कोप से पिच्छिल उष्ण और लाल होता है। तो ये हमें देखना चाहिए कि नीले रंग का है और ड्राई जैसा है। पीत वाला है तो पीले रंग का होगा, अरुण होगा, तेल के समान होगा। कफ में पिच्छिलता होगा, और पोखरी के जल के वर्ण, जैसे कहीं पानी जमा हो गया है खेत में, वैसा पोखरी के जल के जैसा हो जाता है। और रक्त के कोप से पिच्छिल उष्ण। तो पहले के जमाने में इस तरह से परीक्षा होती थी, आजकल तो यूरिन एनालिसिस होता है, यूरिन कल्चर होता है। मातुलुंग रसाभासम स्वभिराभम जलोपमम प्रपाक रहिताम च मूत्रम चंदन सन्निभम। जिसके उदर में पाक सम्यक रूप से नहीं हुआ है उसका मूत्र मातुलुंग जम्बीरी नींबू के रस की तरह, सौवीर सुराविशेष की तरह, जल की तरह और चंदन के जल की तरह होता है, ये बता रहे हैं। तो ये अगर उधर में पाक नहीं हुआ है तो,
मतलब अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ है तो वो जम्बीरी नींबू के रस की तरह, ये ऐसा होता है। तो ये सब हमें देखना चाहिए। और सौविरक सुरा विशेष की तरह, जल की तरह, चंदन की तरह होता है। फिर क्या बता रहे हैं कि अजीर्ण प्रभवे रोगे मूत्रम तंडुल सोयवत नवज्वरे धूम्र वर्णम बहुमूत्रम प्रजायते। एक मिनट, यहाँ पे ना ये उसको अजीर्ण की रोग है, और उसका मूत्र चावल के धुवन जैसा होता है। और नवीन ज्वर वाले का मूत्र धूम्रवर्ण का होता है, अधिक मूत्र होता है। जो अजीर्ण है ना, जिसको, उसका ऐसे जैसे चावल धो लिया है तंडुलों तक, वैसा होगा अजीर्ण वाले को। और नवीन ज्वर जो एक्यूट फीवर वाला होता है, उसका यूरिन धूम्रवर्ण का, धुएं की तरह जैसा होगा, और बहुत ज्यादा यूरिन होता है। ऐसा हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि पित्ता नीले धूम्र जलाभम उष्णम श्वेतम मरुश्लेष्मणि बुदबुदाभम तश्लेष्म पित्ते कलुषम सरक्तम जीर्ण ज्वरे अस्त्रिक सदृशम च पीतम स्यात् सन्निपातादपि मिश्रवर्णम तूर्णम विधिज्ञन विचारण्यम। इसका मतलब है कि पित्त और वायु के कोप से मूत्र धुएं के जल के समान और उष्ण होता है। वायु और कफ के कोप से श्वेत और बुदबुद जैसा होता है। कफ और पित्त के कोप से कलुष, गदला और लाल होता है। जीर्ण ज्वर में मूत्र रक्त के सदृश और पीला होता है। और सन्निपात में मूत्र का वर्ण उपयुक्त सभी वर्णों से मिला हुआ होता है। वह देश का विचार कर लेना। तो यहाँ पे वायु और पित्त का है तो धुएं के जैसा और उष्ण रहेगा, क्योंकि पित्त का है उसमें। कफ और वायु के वजह से श्वेत और बुदबुद जैसा होगा। कफ और पित्त के कोप से गदला होकर लाल होता है। जीर्ण ज्वर जो रहेगा, क्रॉनिक फीवर जब रहता है, तो मूत्र रेडिश आता है, लाल, रक्त के जैसा, और पीला होता है, क्योंकि पित्त का प्रकोप ज्यादा हुआ रहता है। और सन्निपात जब होता है तो मूत्र का वर्ण सभी वर्णों से मिला हुआ प्रतीत होता है। तो वैद्य इसका विचार जरूर करें कि ये किस तरह का है। इसके बाद पूर्वाशाम वर्धते बिंदु यदा शीघ्रम सुखी भवेत दक्षिणांशम ज्वरो गेय तदा तथा आरोग्यम क्रमात् भवेत। मतलब रोगी का परीक्षार्थ रखे हुए मूत्र में दिया हुआ तेल बिंदु पूर्व की ओर बढ़े तो समझना चाहिए कि रोग शीघ्र नष्ट हो जाएगा, और रोगी को शीघ्र आरोग्य प्राप्त होगा। दक्षिण दिशा की ओर बढ़े तो ज्वर का रोग समझना चाहिए, और रोग क्रमशः धीरे धीरे नष्ट होकर आरोग्य होगा, ऐसा समझना चाहिए। तो मतलब यूरिन लिया है और उसमें तेल का ड्रॉप डाल दिया। अब डायरेक्शन से भी वो परीक्षा होता था, आज के जमाने में कोई नहीं करता है। कि अगर वो पूर्व दिशा में जा रहे हैं, ईस्ट साइड में जा रहे हैं, तो रोग नष्ट हो जाएगा, जल्दी रोगी ठीक होगा। अगर वो साउथ की तरफ जा रहे हैं तो ज्वर का रोग है, और वह रोगी जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, रोग धीरे धीरे नष्ट होकर आरोग्य होगा, ऐसा बता रहे हैं। फिर उत्तर की तरफ, उत्तरस्याम यदा बिंदु प्रसरण संप्रजायते अरोगिता तदा नूनम पुरुषस्य न संशय। उत्तर की ओर यदि तेल बिंदु प्रसर जावे, मतलब नॉर्थ की तरफ जाए, तो निश्चय रोगी आरोग्यता को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वारुण्याम प्रसरित बिंदुम तदा सुखारोग्यम तदा दिशेत ऐशन्याम वर्तते बिंदु ध्रुवम मासे नश्यति। यदि पश्चिम दिशा में, मतलब वेस्ट में अगर जा रहे तेल बिंदु पसर रहे, तो रोगी सुख और आरोग्यता को प्राप्त करता है। ईशान कोण में अगर वो बढ़ता है, तेल बिंदु बढ़ा है, तो 1 मास के अंदर रोगी की मृत्यु होगी, ऐसा जानना चाहिए। आग्नेयाम तु तथा गेयम नैऋत्राम प्रसरित यदि छिद्रितश्च भवेत् पश्चात् ध्रुवम मरणमेव च। तेल बिंदु जो है, हमने जहाँ पे यूरिन रखा है उसमें तेल डाला, तो अग्नि कोण में जाए, तो यदि नैऋत्य कोण में जाए और फैलने पर उस तेल बिंदु में छिद्र दिखाई पड़े, तो उस मूत्र किए हुए मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। ये अरिष्ट सूचक लक्षण दिखाई देता है। वायव्याम प्रसरित बिंदु सुधयापि विनश्यति विकाशितम हलम कुर्मम सैरभाकार संयुतम गर्भमंडलम वापि शिरोहीन नरम तथा गात्रखंडम च शस्त्रम च खड्गम मूर्छल पट्टिशम शरम च लघुणम चैव तथैव
स्त्री चतुष्पदम प्रथम बंधु रूपम नरो दृष्टवा न कुर्वित क्रियाम क्वचित। वायव्य कोण की तरफ पसरे हुए तेल बिंदु वाले पुरुष को यदि अमृत भी पिलाया जाए तो भी वह जी नहीं सकता है, अगर वायव्य कोण में गया है। और जिस मनुष्य के मूत्र में तेल बिंदु का रूप हल की तरह है, कछुआ की तरह है, शरीर भैंसे का आकार की तरह है, गर्भमंडल मधुमक्खी के छत्ते के समान है, शिरोहीन मनुष्य के गात्रखंड शरीर के अंगों के टुकड़े के समान है, शस्त्र खड़ग मुसल पट्टिश बाण डंडा और तीन रास्ते और चौराहे का चिन्ह दिखाई देवे तो उस रोगी की चिकित्सा कभी नहीं करनी चाहिए। ये सब अरिष्ट सूचक लक्षण है। हंस कारंडताडागम कमलम गज चामरम छत्रम व तोरणम हार्म्यम सुपूर्णम दृश्यते यदि आरोग्यता ध्रुवम गेया तदा कुर्यात् प्रतिक्रियाम तेल बिंदुरिदामुत्रे चानिल नी सदृशो भवे कुल दोषो ध्रुवम गेयः प्रेत दोष समुद्भवः नराकारं प्रजायेत किंवा स्यात् मस्तक द्वयम् भूत दोषम विजानीयात भूत विद्यम तदा आचरेत। जिस मनुष्य के मूत्र में दिया तेल रूप का तेल बिंदु का रूप हंस की तरह रहे, कारण मतलब कारवंडव पक्षी, तालाब, कमल, हस्ती, चंवर, छाता, तोरण, अट्टालिकाएं आदि पूर्ण दिखाई देवे तो उसकी आरोग्यता निश्चित समझनी चाहिए। मतलब कितना अभ्यास किया होगा उन लोगों ने पहले के जमाने में। और अवश्य चिकित्सा करनी चाहिए। मूत्र में तेल की बिंदु छोड़ने पर मूत्र में छन्नी जैसा छिद्र दिखाई देवे तो कुल दोष या प्रेत दोष से हुआ रोग समझना चाहिए। और यदि मूत्र के तेल बिंदु में मनुष्य का आकार दिखाई दे अथवा दो मस्तक दिखाई दे तो भूत दोष समझना चाहिए। देखिए, तेल बिंदु में मनुष्य का आकार अगर दिख रहा है या दो मस्तक तो भूत दोष समझना चाहिए, भूत विद्या का उपचार करना चाहिए। तो वो लोग पहले क्या क्या लोग करते थे, वो लोग मंजिष्ठावम धूम्रवर्णम च नीलम स्निग्धम मूत्रम वारितुल्यम च शीतम ज्ञात्वा चित्ते बुद्धिमानान् मनुष्याणाम पूर्वात्वंतर भेषजम रोगिणाम च। मंजिष्ठ के वर्ण का, धूम्र वर्ण का, चिकना, पानी की तरह व शीतल इस तरह का चित्त में मूत्र के वर्ण का विचार कर वैद्य रोगियों के भीतरी शारीरिक चिकित्सा करे। तो उसको कुछ इंटरनल बीमारी हुई है उस हिसाब से करे। अष्टविध परीक्षा जो है एक टूल है कि हमें व्याधि के बारे में पता चलता है कि ये, इसलिए मूत्र विरंजनीय गण बताया चरक जी ने, मूत्र विरेचनीय गण, मूत्र संग्रहणीय गण बताया। तो जो मूत्र विरंजनीय गण है ना, वैसे भी अगर हम वो दवाई दें तो बहुत सारी व्याधियां ठीक हो जाती है। सर्पाकारम भवेत् वाता छत्राकारम तो पित्ततः मूत्राकारम मुक्ताकारम बलात् सात्म्य सात्यस्या देतन मूत्रस्य लक्षणम। मतलब मूत्र कराने पर तेल बिंदु में यदि सर्पाकार हो जाए सांप की तरह तो वात का दोष समझना चाहिए। छत्र मतलब छतरी अम्ब्रेला की तरह हो जाए तो पित्त का दोष, और यदि मुक्ता के मोती के आकार का हो जाए तो कफ का दोष समझना चाहिए। यही सब मूत्र के लक्षण है। इसके बाद में है मल परीक्षा। रुद्र तंत्रात् वातान्मले तु दृढ़ता शुष्कता चापि जायते पित्तता जायते पित्ता शुक्लता श्लेष्मतो भवेत्। रुद्र तंत्रोक्त मल परीक्षा, रुद्र तंत्र नाम का एक पुस्तक होगा उस जमाने में, अभी तो नहीं अवेलेबल। उसमें मल परीक्षा बताइए कि वात के कोप से मल जो है वो गाढ़ा और सूखा हुआ होता है, एकदम ड्राई, एकदम सूखा हुआ गाढ़ा होगा। पित्त के कोप से पीलापन युक्त होता है और कफ के कोप से श्वेत वर्ण का होता है। सन्निपाते च सर्वाणि लक्षणानि भवन्ति हि त्रुटितम पेनिलम वृक्षम भूमलम वातकोपता। सन्निपात के कोप से कुल उपर्युक्त लक्षण मिले हुए होते हैं और भी वात के कोप से मल टूटा हुआ, कुछ पतला, फेन युक्त, रूखा और धूमिल वर्ण का होता है। वात श्लेष्म विकारे च जायते कपिशम मलम, वात कफ के विकार से मल कपिश ईषद कृष्ण वर्ण का होता है। बद्धम सुत्रुटितम पित्त श्यामम पित्ता नीलाद भवेत पीत श्वेतम श्लेष्म पित्तात् सांद्रम च पिच्छलम। पित्त वायु के कोप से बंधा हुआ, पित्त और वायु है, बंधा हुआ, टूटा हुआ, पीला और श्याम वर्ण का मल होता है। पित्त कफ के प्रकोप से पीला, श्वेत, कुछ घना अर्थात गाढ़ा और पिच्छल मल होता है। ये मल का कलर से और कंसिस्टेंसी से बहुत कुछ पता चलता है। पहले के जमाने में लोग ये करते थे।
आज के जमाने में लोग घिन करते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन ये करना चाहिए, या पेशेंट को ही पूछना चाहिए कि आपका मल किस तरह से हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, श्यामम त्रुटि त्रुटित पीताभम बद्ध श्वेतम त्रिदोषतः दुर्गंधम शीतलश्चैव विष्टोत्सर्गो यदा भवेत् तथा जीर्णमलम वैद्य दोषज्ञ परिभण्यते कपिलम गुटियुक्तम च यदि वर्चो अवलोक्यते क्षीणमल दोषेण दूषिता परिकथ्यते। त्रिदोष के कोप से काला, टूटा हुआ, पीला, बंधा हुआ और श्वेत वर्ण का मल होता है। यदि दुर्गंध युक्त शीतल मल निकले तो दोषों की ज्ञाता व्यक्ति उसे जीर्ण मल कहे। बहुत गंदा स्मेल वाला है, ठंडा ठंडा मल निकल रहा है, जीर्ण मल कहते हैं, अर्थात अधिक दिनों तक पेट में रुका हुआ मल समझना चाहिए। कुछ कालापन लिए और कुछ गुटका युक्त यदि मल दिखाई पड़े तो क्षीणता के दोष का दोष को मल विद्वानों ने कहा है। तो क्षीण दोष है, ऐसा मल निकला होता है जो मलिन है, गुटका जैसा है, काला जैसा है। शीतम महत पुति गंधम मलम यम जलोदरे, जलोदर के रोग में मल श्वेत और अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि उदर व्याधि, जलोदर व्याधि में अति मतलब अग्नि मांद्यता और मल संचिति यही होता है। और जलोदर में मल बहुत दिनों से जमा हुआ है, स्त्रोतरोध किया हुआ है, और दुर्गंध युक्त और सफेद सफेद आएगा। श्यामम शय स्वाम अवति पीतम सकटि वेदनम अति कृष्णम चाति शुभ्रम मति पीतम तथा रुणम भरणाय मलम किंतु मृषोष्णम तवे ध्रुवम। क्षय के रोग में मल काला होता है और आम दोष से मल पीला निकलता है, कटी में वेदना होती है, अत्यंत काला। क्षय के रोग में भी, क्योंकि मल के आधार पे ही शरीर है, राज्यक्षमा क्षय रोग हुआ है तो मल काला होगा, और आम दोष से होगा मल पीला होगा, और कमर में दर्द भी होगा। और अत्यंत काला, अत्यंत श्वेत, अत्यंत पीला, अत्यंत लाल जिसका मल निकले तो एक मिनट, वो मरने के लिए जानना चाहिए कि अलग ही कलर आ रहा है, बहुत ब्लैकिश हो रहा है, बहुत व्हाइट हो रहा है, कुछ अलग ही कलर हो रहा है। और किंतु यदि उसमें भी अत्यंत उष्ण मल निकले तो उसकी मृत्यु निश्चित ही समझनी चाहिए। कलर भी चेंज है और बहुत ज्यादा गरम गरम निकल रहा है, तो ये मृत्यु निश्चित है, उसका पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है। अन्यच्च वातस्य च मलम कृष्णम ततः पित्तस्य पित्तविट रक्तवर्णम मलम किंचित मलम श्वेतम कफोद्भवम। और भी अन्य मत से मल का लक्षण कह रहे हैं, वात के कोप से मल कृष्ण वर्ण का, है ना, वायु की वजह से ब्लैकिश, पित्त से पीत वर्ण का, और कफ से किंचित लाल और श्वेत वर्ण का होता है। योग रत्नाकर कार क्या बोलते हैं कि आमम वा श्लेष्मजम प्राहुर मिश्रितम द्वंद्वजम वदेत अपक्वम स्याद अजीर्णे तु पक्वम स्वच्छ मलम भवेत। आम के दोष से मल कफज मल के जैसा होता है। द्वंद्वज अर्थात दो दोषों के कोप से मल में दो दोषों का मिला लक्षण होता है। अजीर्ण से मल अपक्व होता है और जीर्ण में मल स्वच्छ होता है। आम आम वाला है वो अलग ही रहेगा, अजीर्ण में अपक्व मल निकलेगा, जीर्ण में मल स्वच्छ निकलता है। आम वाला कफज मल जैसा चिपचिपा रहेगा और आम युक्त रहेगा। अत्यग्नो पिंडितम शुष्कम मंदाग्नो तु द्रवीकृतम दुर्गंधम चंद्रिका युक्तम असाध्यम मल लक्षणम। अत्यंत तीक्ष्ण अग्नि वाले मनुष्य का मल पिंड बंधा और सूखा हुआ रहता है, इसकी अग्नि बहुत तीव्र है। और मंदाग्नि वाले का मल पतला होता है, जिसके मल में अत्यंत दुर्गंध और चमक हो, वह असाध्य मल का लक्षण समझना चाहिए। अष्टविध परीक्षा में नाड़ी परीक्षा बता दिया, मूत्र परीक्षा बता दिया, मल परीक्षा बता दिया। अब शब्द परीक्षा। गुरुस्वरो भवेश्लेष्मा स्फुट वक्ता च पित्तलः उभाभ्याम रहितो वातः स्वरतश्चैव लक्ष्ये। शब्द परीक्षा बोल रहे हैं कि कफ के कोप वाले मनुष्य का स्वर गुरु होता है, कफ के कोप से गला बैठा हुआ रहता है इसलिए। पित्त के कोप वाले का स्वर स्फुट होता है, ऐसे ब्रेक जैसा। दोनों से रहित ना गुरु ना स्फुट हो तो वात के कोप का वाले स्वर, ऐसा समझना चाहिए। फिर अब अष्टविध परीक्षा में स्पर्श परीक्षा। पित्त रोगी भवेत् दुष्णो वात रोगी च शीतलः श्लेष्मल च भवेत् द्राद्रः स्पर्शस्तश्चैव लक्ष्येत्।
स्पर्श परीक्षा, स्पर्श करने पर जो रोगी उष्ण मालूम पड़े उसे पित्त का रोग है। अब हो सकता है कि ज्वर व्याधि हो या कामला हो, विसर्प हो, जहाँ पे गर्मी लग रही है स्पर्श करने पे, वो पित्त का रोगी है। शीतल मालूम हो तो वात का रोगी है। और आर्द्र जैसे गीला जैसा लगे तो कफ का रोग समझना चाहिए। अब रूप परीक्षा बता रहे हैं अष्टविध परीक्षा में। विभुत्वादाशुकारित्वात् बलिन्त्वादन्य को कोपनात् स्वतंत्रात् बहुरोगत्वात् दोषाणाम प्रबलो निलहा। यहाँ पर वायु की प्रधानता कहते हैं कि प्रभुत्व वाला, व्यापक होने से, शीघ्रकारी होने से, बलवान होने से, अन्य धातु को कुपित करने वाला होने से, स्वतंत्र दोष होने से, और बहुत रोगों को उत्पन्न करने वाला होने से, सब दोषों में प्रबल वायु होती है। अर्थात सब दोष में वात प्रधान है। तो पहले हमें वायु के बारे में इन्होंने बताया कि वो व्यापक है, शीघ्रकारी है, बलवान है, अन्य धातु को कुपित करने वाला होता है, स्वतंत्र दोष है, खुद ही बात का आइडेंटिटी है, बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करने वाला है, सभी दोषों में प्रबल वायु होती है, और सब दोषों में वात प्रधान होता है। फिर क्या बोल रहे हैं? प्रायस्त एव पवनाद्युषिता मनुष्य दोषात्मक स्फुटित दुष्चर केश गात्रः शीत विषमल विश्च शीत चलत धृति स्मृति बुद्धि चेष्टा सौहार्द दृष्टि गतयो अपि बहु प्रलापा। बात प्रकृति का मनुष्य क्या होता है? प्रकृति परीक्षण में हमने पढ़ा है, यहाँ पे प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि देखने से पता चलना चाहिए कि बात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है। रूप परीक्षा कर रहे हैं। प्राय करके बात प्रकृति वाले मनुष्य दोषों वाले अवगुणों वाले होते हैं। उनके केश, रोम और गात्र धूसर वर्ण के तथा फटे हुए रहते हैं। हाथ पैर में बेवाय रोग आदि आदि रोकते हैं, मतलब उनके क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं, हाथ पैर में टोल्स में क्रैक्स हो जाते हैं पूरा। फिर शीत से उनको द्वेष होता है, ठंडी उनको पसंद नहीं होती। और उनकी बात प्रकृति वाले की धैर्य, स्मृति और बुद्धि, स्मरण शक्ति, बुद्धि, चेष्टा, मित्रता, दृष्टि और गति चंचल होती है। मित्रता भी वो ज्यादा देर तक नहीं रख पाते, और वो बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, कंटिन्यू बोलते हैं वो लोग। आवाज भी बहुत कर्कश होती है। पित्तम वहनिजम वा यदस्मात् पित्तोद्रिक् तीक्ष्ण तृष्णा बुभुक्षः बुभुक्षजा बुभुक्षः मतलब। और गौरोष्णास गौरोष्णांगास्ताम्र स्तांग्री शूरोमानी पिंग केशो अल्परोमा। पित्त प्रकृति वाले मनुष्य के लक्षण। पित्त स्वयं ही अग्नि कहा गया है, अथवा अग्नि से उत्पन्न कहा गया है। इसलिए ऐसे अवसर पर पित्त प्रकृति वाले मनुष्य को तृष्णा, बुभुक्षा, मतलब प्यास बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है पित्त वाले को। शरीर का वर्ण गौर होता है, शरीर उष्ण रहता है। उनका हाथ पैर और मुख ताम्र वर्ण का होता है। वे शूर और मानी होते हैं। उनके केश पीले वर्ण के और अल्प होते हैं बाल। कफ वालों का बता रहे हैं। श्लेष्मा सोमः श्लेष्म श्लेष्मलस्तेन सौम्यो उद गुड़ स्निग्ध श्लिष्ट संध्यस्ति मासः शुतृण शोक क्लेश धर्मेरवतृप्तो बुद्ध्या युक्त सात्विक सत्य संधा। कफ प्रकृति वाले मनुष्य के लक्षण। कफ सौम्य गंभीर होता है। उनके संधि, अस्थि और मांस गूढ़, स्निग्ध और परस्पर मिले हुए होते हैं। अर्थात कफ प्रकृति वाला मनुष्य फूल और बलवान होता है। क्षुधा, तृषा, शोक, क्लेशादि के धर्मों से वह कष्ट मानने वाला नहीं होता है, अर्थात गंभीर होता है। बुद्धिमान, सात्विक, सत्व गुण युक्त और तथा सत्य प्रतिज्ञा करने वाला होता है। जो कफ वाला होता है उसमें कफ की वजह से भूख को भी सहन कर लेता है, प्यास को भी सहन कर लेता है, डिप्रेशन को भी सहन कर लेता है, क्लेश आदि को वो सहन कर लेता है, गंभीर होता है, बुद्धिमान होता है, सत्व गुण युक्त होता है, और सत्य प्रतिज्ञा करने वाला होता है। ये मनुष्य बलवान होता है। दृक् परीक्षा, आंखों को देखना है। रुक्षा धूम्रा तथा रौद्रा चला चांतर ज्वलत्यपि दृष्टिर्यदा तदा वात रोगम रोग विदो जगु। दृक् परीक्षा में बोल रहे हैं कि वातादि कोप से कुपित नेत्र के लक्षण। जिसका नेत्र रुक्ष है, धूम्र वर्ण का है, विकराल है, चंचल और जलता हुआ दिखाई दे, तो रोग के जानने वाले वैद्य वात रोग से कुपित नेत्र कहते हैं। ऐसे लक्षण वात कोप में होते हैं। मतलब ड्राई आईज हो गए, धूम्र वर्ण का हो गया, विकराल, चंचल और जलता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ऐसे रोग के जाने वाले वैद्य वातरोग कुपित नेत्र कहते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, दीप द्वेषी च संतप्तम पीतम पीतेन लोचनम जलाद्र ज्योतिषाहीनम स्निग्धम मंदम कपेन तत्। अब ये बोल रहे हैं कि कफ का कोप है तो नेत्र दीप की ज्योति देखने में समर्थ न हो, जलते हो, पीले हो, तो पित्त को समझना चाहिए, मतलब पीला पीला ऐसा दिखता है, पित्त का कोप है। और जिसके नेत्र जल से पूर्ण रहे, ज्योतिहीन हो और स्निग्धता युक्त हो तो कफ का कोप समझना चाहिए। फिर बोल रहे हैं द्वंद्व दोषे भवेन मिश्र तूर्णम तूर्णम विलोचनम श्याम वर्णम च निर्भुग्नम चंद्रा मोह समन्वितम रौद्रम च रक्त वर्णम च भवेत् स्त्री दोषजा एकम चक्षुरेदा भीमम द्वितीयम मलितम भवेत् त्रिभिर्दिनेर सदा रोगी स याति यम मंदिरम। द्वंद्व दोषों में उपयुक्त दो दो दोष के मिले हुए लक्षण नेत्र होते हैं और शीघ्र शीघ्र नेत्र खुलते हैं। जिसके नेत्र श्याम वर्ण के फटे हुए तंद्रा और मोह से युक्त हो, विकराल हो और लाल वर्ण के हो तो त्रिदोषज रोग नेत्र जानना चाहिए। जिस रोगी का एक नेत्र बड़ा हो और दूसरा छोटा तथा मिलता हुआ सटता हुआ हो तो 3 दिन में वो रोगी यम के यहाँ चला जाता है, अर्थात 3 दिन में मर जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं, ज्योतिर्विहीनम सहता रोगिणो यस्य लोचनम ईषद कृष्णम च नियतम प्रयाति यम शासनम स रक्तम कृष्ण वर्णम च रौद्रम च प्रेक्षते यदा इति लिंगैर्विजानीयात् मृत्युरेव न संशयः एक दृष्टिर अचैतन्यो ब्रह्मस्फुरितारकः एक रात्रि नियतम परलोक पथम व्रजेत। जिस रोगी का नेत्र सहसा ज्योतिहीन हो जाए, दिखाई देना बंद हो जाए, कुछ काला सा हो जाए, वो रोगी निश्चित ही मर जाता है। जिस रोगी का नेत्र कुछ काला लाल लाल और काला विकराल लक्षणों वाला हो जाए, उस रोगी की मृत्यु में कोई संशय नहीं है, मतलब एकदम डेंजरस दिखाई देने लगता है, लाल और काला ऐसा समझना चाहिए। जिसकी एक दृष्टि शक्तिहीन हो जाए, नेत्र के तारे घूमे और नेत्र फड़के, तो वह रोगी एक रात्रि में परलोक हो जाता है। यामलात शुष्कास्य श्याम कोष्ठो अप्यति तर ददति शीत नासा प्रदेशा षोडाक्ष चैक नेत्रो लुलित करपदा श्रोत्र पातित्युक्तः। 1 मिनट। शीत श्वासो अथ चोष्ण स्वतन समुदय शीत गात्रा प्रकंप स्वद्वेगो निष्प्रपंच प्रभवती मनुजा सर्वथा मृत्यु काले। दूसरे के मत में दृक परीक्षा क्या बोल रही है कि जिस रोगी का मुख सूख जाए, काले कोट चकत्ते हो जाए, नासिका शीत हो जाए, एक नेत्र छोटी हो जाए, हाथ पैर चलाए हुए, कर्ण बधिर हो जाए, श्वास, ये सब कैंसर के पेशेंट में दिखता है, श्वास शीत हो और पुनः उष्ण श्वास हो जाए, गात्र शीत हो जाए, कंपन हो और उद्वेग हो, बेचैनी बहुत हो रही है और निष्प्रपंच हो जाए, उस अवस्था में मृत्यु की अवस्था जानी चाहिए और असाध्य जानना चाहिए। तो अभी 45 मिनट तक हमने पढ़ाई कर लिया, अभी मैं ब्रेक लेता हूँ। हम लोग रात को 9 बजे फिर मिलते हैं। एक ही दिन बहुत ज्यादा होगा तो ओवर हो जाएगा। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर हम लोग 9 बजे मिलते हैं, तो क्लिनिकल संभाषा सेशन होगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।